स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नोट्स कल्चर। आज हम डिस्कस करेंगे मेट्रो का 2020 का पेपर। 2021 के पेपर की वीडियो आपको मिल गई थी। अब इसमें देखो जी, पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी इन इंडिया। एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी का इंडिया में फादर कौन है? तो वो है L.A. रामदास। नेक्स्ट है जी, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसकी यूनिट वाट है और अगर किलो वाट में पूछा जाए आपसे तो वो हो जाएगी 1367 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कई जगह पे 1366 भी लिखा होता है तो दोनों ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओनली मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट ए मीडियम। भी बिना किसी मीडियम के जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो होता है रेडिएशन। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मतलब 2020 में थे वही 2021 में पूछे गए थे, और चांस बनता है भाई आपके इस एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से देख लेना। ये बिना किसी मीडियम की हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन में। जो सन से हीट आती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किरणों के रूप में, तो वो किस मीडियम से आएगी जी? रेडिएशन के मीडियम से आएगी। ठीक है, ये जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, कंडक्शन तो होता है भी जो टच से ट्रांसफर होती है, और कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल मूवमेंट रहता है। ठीक है, ये 2021 वाले पेपर में भी आया था, तो ध्यान रखना ये हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट है जी, कन्वर्जन ऑफ ए वेपर डायरेक्टली टू सॉलिड इज। ठीक है, भी जो वाटर वेपर है वो जब डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या रहेगा, भी डायरेक्ट वो आइस में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है, कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वेपर है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में। ठीक है, और सब्लिमेशन में ये जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। फिर है जी वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, भी जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा वेपर में। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, और फ्रीजिंग के अंदर क्या होगा, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में। तो ये ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना जी, जो सब्लिमेशन होता है उसी में ही जो वेपर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगी सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल लिक्विड ड्रॉप्स दैट आर स्मॉलर देन 0.5 mm। भी जो लिक्विड ड्रॉप है 0.5 mm से छोटी है उसे अपन क्या बोलेंगे? ड्रीजल बोलेंगे। ठीक है, जो रेन होती है, रेन का साइज है मोर देन 0.5 mm। भी करेक्टरिस्टिक ही है भी, अगर अब कोई रेनफॉल मतलब कंडेंसेशन हो रही है तो उसे अपन रेनफॉल कब बोलेंगे? जब ड्रॉप का साइज 0.5 mm से बड़ा होगा। और 0.5 से लेके ये लगभग 6 या 7 mm तक रहती है, उसके बाद जो ड्रॉप है वो टूटने लग जाती है। तो मैक्सिमम साइज 6 या 7 या 5 mm इतना ही रहता है। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 0.5 mm होना चाहिए, और अगर 0.5 से कम है तो उसे अपन बोलते हैं ड्रीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट, आइसो बार आर इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल। भी जो आइसो बार है वो किसको जोड़ती है भी? जिसमें इक्वल प्रेशर रहेगा। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है भी, आप इमेजिन कर रहे हो उन उन रीजन को जोड़ेगी जिसमें इक्वल प्रेशर रहेगा। अब ऐसे एक आइसोथर्म वर्ड होता है, तो जो आइसोथर्म वर्ड है वो किसको जोड़ेगा? जिसमें इक्वल टेम्परेचर रहेगा। एक वर्ड होता है आइसोटेक्स, आइसोटेक जोड़ेगा जिसमें इक्वल विंड वेलोसिटी रहेगी। तो ये ध्यान रखना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है जी, नॉर्मली कॉमन डैश इज ए सुटेबल सीडिंग मटेरियल फॉर सीडिंग ऑफ वार्म क्लाउड। ठीक है, तो कॉमन साल्ट होगा, ये पिछले साल वाले में भी आया था आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के मेथड में भी। जो कॉमन साल्ट है वो अपन यूज करते हैं वार्म क्लाउड की सीडिंग के लिए। ठीक है, वार्म क्लाउड कौन से होते हैं? जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे अपन वार्म क्लाउड ही बोलेंगे। और जो कोल्ड क्लाउड्स हैं उनका टेम्परेचर रहेगा लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार भी, कोल्ड क्लाउड या वार्म क्लाउड का टेम्परेचर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वेदर रिलेटेड ड्रॉट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका रहेगा मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट।
वेदर रिलेटेड ड्रॉट का मतलब क्या है? अभी बारिश ना होने से जो सूखा पड़ रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे? मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इट इज नोन एज। भी जब हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन को अपने बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली क्या रहता है भी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है अपने ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इस तरफ हाइट बढ़ रही है और ये टेम्परेचर है ये इस तरफ कम हो रहा है। तो जैसे जैसे अपनी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसे अपन बोलते हैं लैप्स रेट। और अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लग जाए, ठीक है, ऐसे चले ग्राफ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप वेदर कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, क्रॉप हस्बेंड्री, नॉर्मल वेदर रिक्वायरमेंट एंड, ठीक है, डैश। तो दो पार्ट इसने दिए हुए हैं, तो इसमें तीसरा रहेगा जो वेदर एनोमलीज होती हैं ना, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं वेदर हजार्ड्स बोल सकते हैं, वो रहेगा तीसरा पार्ट, ठीक है। नॉर्मल वेदर रिक्वायरमेंट का मतलब है भी उसकी फेवरेबल रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर उससे कंडीशन उल्टी हो जाती है, जैसे मान लो उसको 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और उस टाइम 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वेदर एनोमलीज के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट देखो ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर मैच होगी 8 to 16 किलोमीटर, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर है एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर रहती है वो, और हाइट क्या है उसकी? 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है। अब इस 8 से 16 का मतलब ये नहीं है भी ये स्टार्ट ही 8 से होगी, स्टार्ट तो ये बिल्कुल ग्राउंड से होती है। कुछ जगह तो इसकी हाइट रहती है 8 किलोमीटर और कुछ जगह पे इसकी हाइट रहती है 16 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्ट तो ये 0 किलोमीटर से हो रही है, तो इससे कंफ्यूज मत होना भी 8 से लेके 16 के बीच में है। कुछ जगह हाइट 8 किलोमीटर रहेगी और कुछ जगह पे इसकी हाइट रहेगी 16 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट। तो जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है उसकी ड्यूरेशन रहती है 1 से लेके 3 दिन की। नेक्स्ट है नॉर्मल लैप्स रेट। तो जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो होगी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। भी अगर 1 किलोमीटर अपनी हाइट इंक्रीज होती है, ऊपर की तरफ अपने 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आइसोथर्म। तो आइसोथर्म होता है लाइन जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर। जो इक्वल टेम्परेचर को जो लाइन जॉइन करेगी उसे हम बोलेंगे आइसोथर्म। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन रहती है इन्वायरमेंट में 78.4%, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन रहेगी 20.9%। तो दोनों याद रखना भाई, पूछ ली जाती हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो इसमें, एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर द एयर इज सैचुरेटेड एंड हैज ए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। अब ये कह रहा है भी जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वहां पे एयर सैचुरेटेड हो जाती है, सैचुरेटेड का मतलब रहेगा भी अब इससे ज्यादा वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बोतल है 1 लीटर की, ठीक है। अगर आप उसके अंदर 1 लीटर पानी भर दोगे तो उसको अपन बोलेंगे भी ये बोतल सैचुरेटेड होगी। अगर आप 1 लीटर से पानी ज्यादा डालोगे तो जितना ज्यादा पानी डालोगे वो पानी क्या है? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वही ड्यू पॉइंट होता है भी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, तो इसकी जो कैपेसिटी है एयर की वो कम हो जाती है और वो सैचुरेटेड हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट रहेगी ट्रू, ठीक है। जब सैचुरेटेड होती है तो उसके बाद की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या है भी वाटर लिक्विड के रूप में नीचे आने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो जी, बाय केमिकल कंपोजिशन द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू ट्रोपोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 मार्च, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहेगी ट्रू। 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, वैल्यू ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज अबाउट 7.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर।
इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रहेगी फॉल्स। जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है जी, उसकी वैल्यू है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्मल लैप्स रेट से अलग होती है ये, इसके अंदर क्या है, एयर के पार्सल की बात होती है, ठीक है। जैसे एक बैग होता है ना, बैग के अंदर आप एयर डाल दो, तो उस एयर के पार्सल की बात होगी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में, और नॉर्मल एयर की बात होती है नॉर्मल लैप्स रेट में। तो डिफरेंस रहेगी, स्टेटमेंट होगी फॉल्स ये। नेक्स्ट है जी, पोजीशन ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू द सन इज डिस्क्राइब्ड एज एपीहेलियन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। जब अर्थ सबसे नजदीक होती है सन के, तो उसको हम बोलते हैं पेरीहिलियन, ठीक है। और एपीहेलियन में सबसे दूर होती है अर्थ, फारदस्ट होगी। और ये जो पेरीहेलियन है ये आता है 5 जनवरी को, और ये जो एपीहेलियन है जी, ये आपको देखने को मिलेगा 5 जुलाई को। अब नेक्स्ट देखो पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड की डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। तो बादल आप सबने देखा हुआ है। अब अगर बादल आपसे पूछा जाए तो कैसे लिखोगे उसे आप? क्लाउड इज ए मास ऑफ वाटर ड्रॉप और आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्लाउड सिंपली क्या है भी, वाटर ड्रॉप्स हैं या आइस क्रिस्टल है जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, भी फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आपको देख रहे हो ना, ये या तो वाटर ड्रॉप्स है या फिर आइस के पार्टिकल हैं, ठीक है, आइस के क्रिस्टल है। अब अगर ये रहेगा वार्म क्लाउड, ठीक है, अपनों ने बात की थी ना वार्म क्लाउड और कोल्ड क्लाउड की। अगर तो रहेगा वार्म क्लाउड फिर तो वाटर की ड्रॉप्स होंगी, और अगर रहेगा कोल्ड क्लाउड तो फिर ये आइस के क्रिस्टल्स होंगे। क्लाउड फॉर्म व्हेन वाटर कंडेंस इन द स्काई, द कंडेंसेशन लेट अस सी द वाटर वेपर, ठीक है। अब ये कह रहा है भी जब कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन का मतलब क्या रहता है भी, जो वेपर है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन हो जाएगा, ये वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आपको बादल दिख जाएगा। जब तक ये वाटर वेपर थी तब तक आपको नहीं दिखता था, ठीक है। तो जब इसका कंडेंसेशन हो गया, इसलिए ये क्लाउड विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या होता है? द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एल्बस मीनिंग वाइट। तो लैटिन वर्ड से लिया गया है ये, जिसका मतलब है वाइट। अब एल्बिडो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, बटा में आ जाएगा इसके टोटल इनकमिंग रेडिएशन। भी जो टोटल रेडिएशन ऊपर से आ रही थी, ठीक है, उसमें से रिफ्लेक्ट कितनी की है? अब देखो जैसे यहाँ पे स्नो या आइस है, जो ऊपर से रेडिएशन आई 100%, ठीक है, इसने 10% तो एब्जॉर्ब कर ली खुद ने, और 90% रिफ्लेक्ट कर दी। और अगर अपने वाटर की बात करें तो वाटर ने क्या किया था, 94% एब्जॉर्ब की है और 6% रिफ्लेक्ट की है। तो अगर अपने इसका निकालें जी, आइस का निकालें तो वो आ जाएगा 10/100, और अगर वाटर का निकालें, सॉरी, 90/100 आएगा, ठीक है। और अगर वाटर का निकालें तो वो आ जाएगा 6/100। भी ऊपर से रेडिएशन 100% आ रही थी, उसमें से आइस ने रिफ्लेक्ट कितनी की? 90% रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है। बट जो वाटर है उसने सिर्फ 6% रिफ्लेक्ट की है, तो ये एल्बिडो होता है। और एक चीज याद रखना भी, जिसका एल्बिडो जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी ही ठंडी रहेगी, ठीक है। आइस का जो एल्बिडो है वो आ जाएगा 0.9, और अगर वाटर के एल्बिडो की बात करें तो वो आ जाएगा 0.06। जिस ऑब्जेक्ट का एल्बिडो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है भी वो उतनी ही ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा ठंडा रहेगा। इसका एक और एग्जांपल देखो भी, जैसे दो आदमी हैं, एक ने तो व्हाइट टी शर्ट पहन रखी है और एक ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा गर्म कौन सी रहेगी? जो ब्लैक टी शर्ट है। अब इसका मतलब क्या है भी, जो ब्लैक टी शर्ट है वो ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, और जो व्हाइट टी शर्ट है वो ज्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए व्हाइट ठंडी रहती है और जो ब्लैक है वो गर्म रहती है। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भी, अपने अर्थ का एल्बिडो कितना है? तो अर्थ का एल्बिडो रहेगा 0.35, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है। फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ए बॉडी और सरफेस, ठीक है।
भी लाइट का कितना फ्रैक्शन किसी सरफेस ने या किसी ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट किया है, डिटरमाइंड बाय ए वैल्यू बिटवीन 0 and 1 और ए परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। 0 और 1 से ही जनरली डिटरमाइन करते हैं हम, और जिसका एल्बिडो 0 होगा वो शो करेगा ब्लैक बॉडी को, ठीक है, जो सारी रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रही है। और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी उसका रिफ्लेक्शन बढ़ता है और ऑब्जेक्ट वो रहेगा ठंडा। नेक्स्ट देखो जी, एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो जब अपने क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, भाई कृषि पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी में अपने किसकी स्टडी करते हैं, क्लाइमेट की। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं भी क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पर, इसकी स्टडी हम करेंगे एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी में। Agroclimatology is a field in which principle of climatology are applied to agriculture system। भी क्लाइमेटोलॉजी के प्रिंसिपल एग्रीकल्चर सिस्टम पे अप्लाई किए जाते हैं। इट्स ओरिजिन रिलेट टू द फोरमोस्ट रोल दैट क्लाइमेट प्ले इन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्शन, ठीक है। भी क्लाइमेट का क्या रोल है एलिमेंट उसमें एनिमल और प्लांट प्रोडक्शन में, वो स्टडी करेंगे जी एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो मेटीरियोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब क्या रहेगा, भी हम छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। मेटीरियोलॉजी होती है मौसम विज्ञान, और इसकी जब हम स्टडी करते हैं छोटे लेवल पर उसे बोलेंगे माइक्रो मेटीरियोलॉजी। पार्ट ऑफ मेटीरियोलॉजी दैट डील विद ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेसेस इन द स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ टाइम एंड स्पेस, अप्रोक्सीमेटली स्मॉलर देन 1 किलोमीटर एंड लेस देन ए डे, ठीक है। भी 1 किलोमीटर से कम रीजन में और एक दिन से कम टाइम में जब अपने मेटीरियोलॉजी स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं माइक्रो मेटीरियोलॉजी, ठीक है। एक टर्म आपने सुनी होगी माइक्रो क्लाइमेट। तो माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, जैसे मान लो ये ट्री है, अगर इसके नीचे हम खड़े होंगे तो टेम्परेचर कम होगा, और अगर ओपन में खड़े हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। भी अगर किसी हम छोटे उसका रीजन का क्लाइमेट स्टडी कर रहे हैं जो किसी वेजिटेशन के अंडर है या किसी ट्री के अंडर है, उसे बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। नेक्स्ट देखो जी, इवापो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो दो वर्ड से बना है ये, एक तो है इवापोरेशन और दूसरा है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है, भी वाटर का वेपर के रूप में लॉस होना सॉइल सरफेस से, उसे तो हम बोलेंगे इवापोरेशन। और ट्रांसपिरेशन होता है जी जब प्लांट की लीफ से पानी भाप बन के उड़ता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों की एक साथ बात करते हैं तो वो हो जाता है इवापो ट्रांसपायरेशन। Evapotranspiration is the loss of water from soil both by evaporation from soil surface and by transpiration from the leaf of plant growing on it, ठीक है। तो दोनों चीजों की एक साथ स्टडी करेंगे हम इवापोट्रांसपिरेशन में। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई फील्ड में दोनों की अलग अलग वैल्यू को डिटरमाइन करना मुश्किल है, ठीक है। अपने ये नहीं बता सकते भी इवापोरेशन कितना हुआ था और ट्रांसपायरेशन कितना हुआ था। तो जनरली दोनों को साथ में ही कंसीडर करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी ईटी मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो ईटी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं लाइसीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कई बार। लाइसीमीटर का यूज होता है इवापोट्रांसपिरेशन मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉग। तो फॉग क्या है, जैसे सर्दियों में धुंध आ जाती है, ठीक है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसे बोलते हैं फॉग। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, हॉरिजेंटल विजिबिलिटी को कम करता है, ठीक है। अगर अपने ऊपर की तरफ देखें तो वो तो होता है वर्टिकल, और अगर अपने इधर देखें तो वो होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार भी किस विजिबिलिटी को इफेक्ट करता है। भी जो नॉर्मल क्लाउड होते हैं वो तो वर्टिकल को करते हैं, और जो फॉग रहेगा वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों को ही कम करेगा, ठीक है। Thin cloud of varying size, small droplet of water condensed in air near the ground to reduce horizontal visibility, ठीक है। बिल्कुल पतला सा क्लाउड होता है ग्राउंड के पास। नेक्स्ट देखो, formed when the air near the ground fall below dew point temperature, calm wind and relative humidity is over 75%। भी जब टेम्परेचर कम होता, ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना भी सर्दियों में देखने को मिलता है। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, जब ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है भी जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है
तो उस केस में फॉग होती है। भी ऐसा नहीं है भी गर्मियों में फॉग हो जाएगी, ठीक है, हमेशा सर्दियों में भी। और सर्दियों में भी मॉर्निंग के टाइम देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे जैसे दोपहर होती है टेम्परेचर बढ़ता है, फॉग क्लियर हो जाती है और मॉर्निंग के टाइम आपको देखने को मिलेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रेन गोज। तो रेन गोज होती है भी सिंपली हम मेजर करते हैं भी रेनफॉल की डेप्थ कितनी है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं रेन गोज को। Rain gauge is a meteorological instrument to measure the precipitating rain in a given amount of time per unit area, ठीक है, भी पर्टिकुलर टाइम में कितनी रेनफॉल हुआ है उसको हम मेजर करेंगे रेन गॉज से। जैसे आप फोटो में देख रहे हो भी ये जितनी बढ़ जाएगी ना, जितनी हाइट रहेगी जितनी डेप्थ रहेगी उतनी ही डेप्थ रहती है रेनफॉल की, ठीक है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी आपने बकेट बाहर रख दी, बट वो होनी एक जैसी चाहिए, वैसा नहीं है, वो इस शेप में है जैसे गिलास होते हैं, ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए। जब बारिश हो रही है आप उसे बाहर रख दो, अब जितनी डेप्थ तक वो भर जाएगी, जैसे मान लो 10 mm तक हो गई, तो इसका मतलब है अभी रेनफॉल कितना हुआ है, 10 mm हुआ है। यही होता है रेन गॉज में। नेक्स्ट है जी साइक्लोन। तो साइक्लोन का भी शायद लास्ट ईयर में पूछा गया था। साइक्लोन इज एनी लार्ज सिस्टम ऑफ विंड दैट सर्कुलेट अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, हवाएं रहेंगी जो किसकी तरफ घूमती हैं, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, ये चीज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भी जो साइक्लोन होता है ना उसके ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या रहेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो रहेगा, ठीक है, और जो एंटी साइक्लोन होता है उसके बीच में प्रेशर रहता है हाई। इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द साउथ। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। भी जो नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है उसमें तो ये घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज को हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। भी घड़ी इस तरफ चलती है, जब ये ऐसे घूमेगा ना, उल्टा घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, वो तो घूमेगा नॉर्थन में। और जो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है उसमें घूमेगा भी क्लॉकवाइज। इस तरह से चलती है ना घड़ी, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। डायरेक्शन भी कई बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है जी एपीहीलियन। तो एपीहीलियन और पेरीहीलियन की बात हमने कर ली थी, ये फोटो में देखो, ये पेरीहीलियन है जब सन सबसे पास में है, और एपीहीलियन है जब सन सबसे दूर है अर्थ से, ठीक है। पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट दैट इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन हैपन्स इन अर्ली जुलाई, और अगर अपने मोर स्पेसिफिकली बात करें तो 5 जुलाई को होता है एपीहीलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलस्टाइस, ठीक है। तो सोलस्टाइस क्या होता है, अब दो टर्म है जी, एक तो है इक्विनॉक्स और एक होता है सोलस्टाइस, ठीक है। इक्विनॉक्स में तो क्या होगा, जो डे और नाइट है ना वो इक्वल होते हैं। अब जैसे देखो ऑटम इक्विनॉक्स और वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, सितंबर 22-23 और मार्च 20-21। फिर जब इक्विनॉक्स होगा तब जो डे और नाइट है उसकी लेंथ बराबर होती है। और जब सोलस्टाइस होता है, ठीक है, ये जो समर सोलस्टाइस है इसमें तो होगा लॉन्गेस्ट डे, और जो विंटर सोलस्टाइस है इसमें होता है शॉर्टेस्ट डे। भी जब दिन सबसे छोटा होगा उसको हम बोलेंगे विंटर सोलस्टाइस, और जब दिन सबसे लंबा होगा उसे हम बोलेंगे समर सोलस्टाइस, ठीक है। सोलस्टाइस कंबाइनिंग द लैटिन वर्ड सोल फॉर सन एंड सिस्टियर फॉर टू स्टैंड स्टिल is the point where sun appear to reach either its highest or lowest point in the sky for year। भी जो सूरज है वो या तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा या फिर सबसे लोएस्ट पॉइंट में होगा। सोलस्टाइस आर द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है, समर सोलस्टाइस में, और शॉर्टेस्ट डे होगा विंटर सोलस्टाइस में, ठीक है। तो इक्विनॉक्स की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार। तो इक्विनॉक्स कब रहता है जी, जब डे और नाइट की लेंथ है वो बराबर रहेगी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। नेक्स्ट है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन देखो, सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सपोज परपेंडिकुलरली टू रे ऑफ सन एट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है सूरज से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, और वैल्यू रहती है इसकी 1.366 किलो वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, या फिर इसको अपने लिख सकते हैं भी 1366 वाट्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है।
भी ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना, जैसे मान लो भी 1 मीटर स्क्वायर था एरिया ये, तो इस पे कितनी एनर्जी आएगी? 1366 वॉट्स। यही होता है सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्रॉप वेदर कैलेंडर। तो क्रॉप वेदर कैलेंडर में क्या रहता है, भी हर एक क्रॉप के लिए डिजाइन होता है ये, भी कब उसकी सोइंग होती है उसके अकॉर्डिंग है। भी जैसे मान लो आप राइस की सोइंग कर रहे हो जुलाई में, ठीक है, तो जुलाई में वो उसकी ग्रोथ फेज कितनी रहेगी, अगस्त में कैसी रहेगी, और सितंबर में कितनी कैसी रहेगी, ठीक है, ये चीज होती है उसमें। और दूसरा है भी जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो कैसा चाहिए उसको, भी अलग अलग मंथ में अलग अलग टेम्परेचर चाहिए ना, तो ये चीज आ जाती है। एक चीज और है भी, डिजीज या जो पेस्ट इंसिडेंस है ना, वो कब कब होने के चांस रहते हैं, वो चीज भी इंडिकेट होती है क्रॉप वेदर कैलेंडर में। क्रॉप वेदर कैलेंडर इज ए टूल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एवरेज वेदर ऑफ एवरी वीक, प्लांटिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ लोकली अडॉप्टेड क्रॉप इन ए स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से डिसाइड होता है भी कब उसकी सोइंग होगी, कब कोई पर्टिकुलर स्टेज आएगी, और कब हार्वेस्टिंग होनी है उसकी, ठीक है। फर्दर स्टेज वाइज पेस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी एडेड। भाई अब जो अलग अलग डिजीज है या जो अलग अलग पेस्ट हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेज में ही आते हैं ना, यानी कि कुछ तो नर्सरी में आ जाएंगी, कुछ सीडलिंग स्टेज में आती है, कुछ फ्लावरिंग में आती है, तो ये सब चीजें भी इसमें मेंशन रहेंगी। सी का फर्स्ट क्वेश्चन है मेटेरियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। तो पिछले इसमें 2021 वाले में भी आया था ये सेम क्वेश्चन ही। बेसिक सा डिफरेंस है जी मेटेरियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में। भी मेटेरियोलॉजी में तो हम दोनों स्टडी करेंगे, ठीक है, वेदर भी स्टडी करते हैं और क्लाइमेट भी स्टडी करते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी में हम सिर्फ क्लाइमेट की स्टडी करेंगे। मेटेरियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो दोनों वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करते हैं मेटेरियोलॉजी में। Climatology or climate science is the scientific study of Earth's climate, typically defined as weather condition averaged over a period of at least 30 years, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है भी, अपन क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। और क्लाइमेट किसको बोलेंगे, ठीक है, 30 या फिर 31 साल के वेदर की एवरेज को हमने अपन बोलते हैं क्लाइमेट। Meteorology focus on short-term weather events lasting up to a few weeks, whereas climatology study the frequency and trends of those events, ठीक है। मेटेरियोलॉजी में हम शॉर्ट टर्म की स्टडी करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर लॉन्ग टर्म की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी जीएचजी एंड नेम्स ऑफ जीएचजी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिस टाइप था, भी एज इट इज था क्वेश्चन, बट वो हिंदी में लिखा हुआ था भी ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे आप क्या समझते हो, और फिर इसके जीएचजी के नेम लिखने थे, ठीक है। तो चलो देखो पहले, ग्रीन हाउस गैस, एनी गैस दैट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड री रेडिएटिंग इट बैक टू अर्थ सरफेस, दस कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, भी जो रेडिएशन अर्थ से निकल रही है, ठीक है, भी सन से रेडिएशन आई, अर्थ ने कुछ उसमें से अब्जॉर्ब की और कुछ वापस रिफ्लेक्ट की। तो ये जो गैसेस है ये क्या करती हैं, जो रिफ्लेक्ट की हुई रेडिएशन है उसको फिर वापस भेज देती हैं अर्थ की तरफ, जिससे क्या है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अगर ये गैसेस ना होती तो ये जो रेडिएशन है ये ऊपर की तरफ चली जाती, ठीक है। बट अब ये जो रेडिएशन गैसेस हैं ये क्या करती हैं, भी इसको एस्केप नहीं करने देती रेडिएशन को, और एटमॉस्फेयर में ही रखती हैं, ठीक है। ये सेम प्रिंसिपल रहता है जी ग्लास हाउस का, ठीक है, जो ग्लास के बने होते हैं टेम्परेट रीजन्स में, भी उसमें जो थोड़ी बहुत भी सन की रेडिएशन आएगी, ठीक है, तो वो ट्रैप हो जाती है, एस्केप नहीं कर पाती, जिससे इसके अंदर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एग्जाम्पल रहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस, ठीक है। तो जो वाटर वेपर है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है, वाटर वेपर हीट एब्जॉर्ब करती है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा भी, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद उमस हो जाती है ना, तो उस टाइम अपने को टेम्परेचर ज्यादा फील होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है जो वाटर वेपर है वो ज्यादा है,
वाटर वेपर क्या करती है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इसलिए अपने को पसीना भी ज्यादा आता है और गर्मी भी ज्यादा फील होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हीट एंड कोल्ड इंजरीज विद एग्जांपल। तो पहले कोल्ड इंजरी में देखो जी, कोल्ड इंजरी में दो रहेगा, एक तो होती है चिलिंग इंजरी और एक रहती है फ्रीजिंग या फिर फ्रोस्ट इंजरी, और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चिलिंग इंजरी में क्या रहेगा, अभी टेम्परेचर कम रहता है, अब कम रहेगा बट मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, बट जीरो से ऊपर रहेगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा, उसे हम बोलेंगे चिलिंग इंजरी। Injury to plant caused by low temperature well above their freezing point are called as chilling injury, while injury caused by freezing temperature below the freezing point of water that result in ice formation in plant tissue is called as freezing और frost injury, ठीक है। भी अगर freezing point से कम हो जाएगा, भी 0 डिग्री से कम हो गया, तो उसे हम बोलेंगे freezing या फिर फ्रॉस्ट इंजरी। अब इसके अंदर होता क्या है, अब एग्जाम्पल का लिख रखा है ना, तो इसमें क्या है, अभी आइस फॉर्मेशन हो जाती है प्लांट के अंदर भी, जो प्लांट में जितना भी फ्लूइड रहेगा ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे प्लांट डेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हीट इंजरी। तो हीट इंजरी क्या रहेगी भी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे जो इंजरी होती है उसे अपन बोलते हैं हीट इंजरी। Heat impose negative impact on leaf of plant like reduce leaf water potential, reduce leaf area and premature leaf senescence, ठीक है। लीफ वाटर पोटेंशियल का मतलब है भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन जितना इंक्रीज होगा तो वो जो लीफ के अंदर वाटर कंटेंट होता है ना वो कम हो जाता है, और लीफ वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड लीफ एरिया, अब आपने देखा होगा अभी दोपहर के अंदर जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो श्रिंक हो जाती है ना, भी जब गर्मी ज्यादा है जो पौधे की पत्तियां हैं वो श्रिंक हो जाएगी, तो इससे जो लीफ एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लीफ एरिया कम हो जाएगा भाई तो उससे जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। लीफ एरिया कम हो रहा है उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है। प्री मैच्योर लीफ सेनेसेंस, भी अपनी मैच्योरिटी से पहले ही वो लीफ गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्काल्डिंग एंड स्कॉर्चिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम। तो ये आप देख सकते हो, स्कॉर्चिंग ऑफ स्टेम भी वो उसकी टिप से जली हुई लगती है अपने को, ठीक है। विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टोटल फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट, और इन सब का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये लीफ पूरी ग्रीन होती तो फोटोसिंथेसिस इसका ज्यादा होता। अपने बात कर रहे थे भी एरिया कम हो जाता है, भी मान लो पैसे पहले तो लीफ ऐसी थी, उसके बाद इस तरह से हो गई, ठीक है, श्रिंक हो गई, तो अगर एरिया कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस कम होगा ना, तो ये सारा इफेक्ट रहता है हीट इंजरी का। अब नेक्स्ट देखो जी, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रिज। तो बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, पहले तो आपको ये याद रखना है भी कोई भी विंड है ना उसका नाम किसके ऊपर रखा जाता है, जहां से उसका ओरिजिन है। अब सी ब्रिज का मतलब है भी जो विंड सी से लैंड की तरफ जा रही है, ठीक है। ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया अबव सी टुवर्ड लो प्रेशर एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, सी से लैंड की तरफ जा रही है। और ये भी आपको पता है भी जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब इसका एग्जांपल देखो, जब आपका टायर पंचर हो जाता है, ठीक है, तो हवा बाहर की तरफ आती है ना, टायर के अंदर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, और टायर के बाहर प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। सी से लैंड की तरफ जाएगी और सी के ऊपर है जो वो प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है। और ये जो सी ब्रीज है वो चलती है डे टाइम में। अब होता क्या है भी जो प्रेशर है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के, भी जितना कम टेम्परेचर प्रेशर उतना ही ज्यादा। अब जब दिन का टाइम होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये जो पानी की सरफेस है ना ये तो होती है ठंडी, ये तो रहेगी कोल्ड, और जो लैंड है वो हो जाएगी गर्म, ठीक है। इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब अगर ये ठंडी है तो इसका मतलब है भी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, अगर ये गर्म है तो इसका मतलब है प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जो विंड चलती है उसे अपन बोलते हैं सी ब्रिज। अब रात के टाइम उल्टा हो जाता है, ठीक है।
रात के टाइम क्या होगा, जो पानी है वो तो गर्म पड़ा रहेगा, वो होगा वार्म, और जो जमीन है जी वो हो जाएगी ठंडी। तो ये जो प्रोसेस चल रही थी ना दिन के टाइम, इससे जस्ट अपोजिट हो जाता है रात के टाइम। ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ लैंड टू लो प्रेशर एरिया अबव द सी कॉल्ड एज लैंड ब्रिज। और कब चलती है ये, रात के टाइम चलती है। ठीक है, दो तीन बातें याद रखना भी। जो नाम होता है विंड का वो अपन रखते हैं जिस तरफ से विंड जा रही है। ठीक है, सी से लैंड की तरफ जा रही है तो उसे हम बोलेंगे सी ब्रिज। और जो विंड होती है वो हमेशा जाती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन रहेगा इनवर्स। दिन के टाइम जो समुंदर है वो रहता है ठंडा और जमीन रहती है गर्म, और रात के टाइम समुंदर रहेगा गर्म और जमीन रहेगी ठंडी। ठीक है, ये दो तीन कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो जाएंगे तो कभी नहीं भूलोगे लैंड और सी ब्रिज का डिफरेंस। अब नेक्स्ट है जी, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर रेडिएशन एज इट इज। क्वेश्चन आया हुआ था ये 2021 में। ठीक है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन भाई, अच्छे से देख लेना दोनों क्वेश्चन पेपर ये। Solar radiation, often called the solar resource or just sunlight, is general term for the electromagnetic radiation emitted by the sun. Solar radiation can be captured and turned into useful forms of energy such as heat and electricity using a variety of technology. तो सोलर रेडिएशन क्या होती है, जो सन से रेडिएशन आ रही है और किस रूप में आती है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में आती है। ठीक है, और मीडियम क्या रहता है, मतलब किस तरह से ट्रांसफर होती है, हीट रेडिएशन के फॉर्म में। और इस रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अब जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं सोलर रेडिएशन की, प्रॉपर्टी रहेगी ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो रेडिएशन आ रही है उसके साथ इन तीनों में से कोई एक काम हो सकता है। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या रहेगा भी, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इसके बीच में से रेडिएशन क्रॉस कर गई। ठीक है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या रहेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट था, रेडिएशन आई और इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दी, ये होता है रिफ्लेक्शन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन आई और इस ऑब्जेक्ट ने वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जी। हेयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, इट मे बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट द सोलर एनर्जी, और ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब इट। मोस्ट ऑब्जेक्ट डू ऑल थ्री टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। ठीक है, अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ये तीनों ही करते हैं। अब किसी में ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और किसी में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। और ये क्वेश्चन भी आया था 2021 में। ठीक है, तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। तो ओजोन लेयर क्या होती है, पहले तो आपको याद रखना है, जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाएगी। Ozone layer is a region in Earth's stratosphere that contain high concentration of ozone and protect the Earth from harmful UV radiation of the sun। ठीक है, ओजोन की हाई कंसंट्रेशन होती है और ओजोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, O3। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला, और स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है। काम क्या होता है इसका, जो यूवी रेडिएशन आ रही है सन से उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देना। ठीक है, ये काम होता है इसका। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है जी, ओजोन लेयर डिप्रेशन का मतलब है भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन है ना वो कम हो रही है। और एक आपने सुना होगा भी ओजोन लेयर में होल है, वहां पे क्या है भी ओजोन लेयर बहुत ज्यादा कम है। इससे क्या होगा, जो यूवी रेडिएशन आ रही है ना वो सीधी क्रॉस होके धरती पे आ जाएगी। अगर इसकी ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यूवी रेडिएशन को नहीं पहुंचने देगी धरती पे, और अगर ओजोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये जो यूवी है, यूवी लाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाएगी। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर caused ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड containing gaseous bromine और क्लोरीन फ्रॉम द इंडस्ट्री और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये क्या करती हैं अभी, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। और अब जो रिसेंट स्टडीज हैं वो बता रही हैं भी ये जो ओजोन लेयर है ना अब हील हो रही है ये। ठीक है, अब मतलब वापस धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट है जी,
नेट रेडिएशन एंड एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज थी, उसमें हीट बैलेंस पूछा हुआ था। तो ये सारे वर्ड सेम ही है, नेट रेडिएशन, एनर्जी बैलेंस, या फिर अपने बात करें हीट बैलेंस की, सारे सिनोनिम्स हैं, सबका मतलब सेम होता है, ठीक है। Net radiation is a perfect balance between incoming heat absorbed by the earth and outgoing heat escaping it in the form of radiation। भी जो इनकमिंग रेडिएशन है और जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट की जा रही है, उसके बीच का जो बैलेंस है उसे हम बोलते हैं हीट बैलेंस, नेट रेडिएशन या फिर एनर्जी बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दिस एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ नीदर वार्म्स अप नॉर कूल डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक प्लेस। भी जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब देखो भाई, एनर्जी बैलेंस 2021 वाले में भी इसकी बात की थी अपनों ने। भी जो टोटल रेडिएशन आ रही है ना 100%, उसमें से 34% तो डायरेक्ट रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ, ठीक है। डायरेक्ट रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जो एज इट इज आ रही है। फिर है जी जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसमें से 17% एब्जॉर्ब करेगी अर्थ। स्कैटर्ड रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट था रास्ते में, उसने उसको डिफ्यूज कर दिया, ठीक है, उस रेडिएशन को हम बोलेंगे स्कैटर्ड। और अगर ये रेडिएशन सीधी अर्थ पे आ रही थी, उसे बोलेंगे डायरेक्ट रेडिएशन। 27% है वो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 2% अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है, 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो 6% है, ठीक है, वो स्पेस में स्कैटर हो जाती है। और आपको शॉर्ट वेव वाला ही याद रखना है, अगर एनर्जी बैलेंस का पूछे ना, एक याद रख लेना, ये डायग्राम बना देना, इनफ है। जो सन से रेडिएशन आती है वो तो होती है शॉर्ट वेव, और जो अर्थ से रेडिएशन इमिट होती है वो होती है लॉन्ग वेव। तो अकेला शॉर्ट वेव का डायग्राम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेम्परेचर इन्वर्जन एंड लैप्स रेट। अब भाई ये भी 2021 में पूछा गया है, ठीक है, एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन की भी बात अपनों ने 2-3 बार कर ली। भी जब हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। लैप्स रेट का मतलब होता है जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए लेयर इन द एटमॉस्फेयर इन विच एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। और लैप्स रेट क्या है जी, रेट एट विच एन एटमॉस्फेरिक वेरिएबल नॉर्मली टेम्परेचर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर फॉल विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। नेक्स्ट है भाई, सूटेबल कंडीशंस ऑफ ड्यू फॉल। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, 2021 में भी था और 2020 में भी था ये, ठीक है। अब ड्यू फॉल के लिए सूटेबल कंडीशन है क्लियर स्काई, लाइट विंड, डिसेंट सॉइल मॉइस्चर एंड लो नाइट टाइम ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो इसकी बात भी अपन ने डिटेल में की थी 2021 वाले में, तो वहां से देख लेना आप। नेक्स्ट है जी, डिफरेंस बिटवीन रेन एंड हेल। भी रेन और हेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हेल क्या होते हैं, ये जो ओले पड़ते हैं इन्हें हेल बोलते हैं। तो पहले रेन का देखो, ठीक है। रेन इज प्रेसिपिटेशन ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉप विद डायमीटर ग्रेटर देन 0.5 mm, ठीक है। तो रेनफॉल अपने किसे बोलेंगे भी, जब लिक्विड के रूप में वाटर आ रहा है और उसका साइज कितना होगा जी, 0.5 mm से ज्यादा होगा, उसे कहेंगे रेन। और मैक्सिमम ये 0.5 से जाता है 7 mm तक, ठीक है, या फिर 6 mm तक। When the drops are smaller, the precipitation is usually called drizzle। भी जब 0.5 mm से ड्रॉप छोटी होंगी तो उसे हम ड्रिजल बोलेंगे, रेनफॉल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है जी हेल। हेल इज प्रेसिपिटेशन ऑफ बॉल्स और पीसेस ऑफ आइस विद ए डायमीटर ऑफ 5 mm टू मोर देन 15 cm, ठीक है। तो कितना डायमीटर रहेगा ओलों का, 5 mm से लेके 15 cm तक। अब जो 15 cm का ओला होगा भी बहुत बहुत ज्यादा नुकसान करता है वो, ठीक है। और रेयर चांसेस होते हैं, इतने बड़े जो हेल स्टॉर्म्स है वो नहीं आते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट आइस पैलेट्स आर लेस देन 5 mm, ठीक है, समटाइम कॉल्ड एज स्मॉल हेल। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है भी आइस पैलेट्स क्या होते हैं। भी जब बर्फ के टुकड़े छोटे, मतलब उनका साइज कम रहेगा, ठीक है, 5 mm से, उसे बोलते हैं आइस पैलेट। और जब 5 mm से बड़ा रहेगा उसे बोलेंगे हेल, ठीक है। दोनों ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और रेन और ड्रिजल रहेंगे लिक्विड रूप में। रेन का मतलब है 0.5 mm से ज्यादा होगा साइज, और ड्रिजल का मतलब है 0.5 mm से कम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इफेक्ट ऑफ साइक्लोन इन एग्रीकल्चर एंड नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस देखो क्या रहेगा, इसकी बात अपन ने पहले भी की थी। भी जो साइक्लोन होता है वो होता है एरिया ऑफ लो प्रेशर वेयर एयर मासेस मीट एंड राइज। ठीक है, तो लो प्रेशर का एरिया रहेगा साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन क्या होता है, इज एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर वेयर एयर मूव्स अपार्ट एंड सिंक्स। ठीक है, साइक्लोन में क्या होगा, जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, और एंटी साइक्लोन में क्या होगा, एयर नीचे की तरफ आएगी। ये लो प्रेशर मतलब इसके सेंटर में प्रेशर लो रहेगा, और एंटी साइक्लोन के सेंटर में प्रेशर रहेगा हाई। इंडिकेट्स बैड वेदर लाइक रेन एंड क्लाउड। भी साइक्लोन जुड़ा होता है, भी जब साइक्लोन आएगा उस टाइम बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और बादल वगैरह भी आएंगे। ठीक है, और एंटी साइक्लोन में ऐसा नहीं होता है, भी जो मौसम है वो साफ रहेगा। Wind in a cyclone blow counter clockwise in northern hemisphere एंड clockwise in southern hemisphere। ठीक है, इसकी बात भी अपनों ने की थी। बीस नॉर्थन हेमिस्फेयर में तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और साउथन में रहेगा क्लॉकवाइज, और इससे जस्ट अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन में। इसमें क्लॉकवाइज रहेगा नॉर्थन में, और काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा साउथन में। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है साइक्लोन से। In a cyclone, air near the ground is pushed toward the low pressure center of cyclone and then rises upward, expanding and cooling as it move। ठीक है, अब आपको पता है जो एयर है वो कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ठीक है, साइक्लोन का जो सेंटर है उसका प्रेशर है लो, तो ये क्या करेगा, बाहर से हवा खींचेगा, और ये जो हवा है ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इससे जस्ट अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन में। ठीक है, इसमें एयर की मूवमेंट ये रहेगी साइक्लोन में, और इससे जस्ट अपोजिट रहती है एंटी साइक्लोन में। इसमें हवा बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि ये जो सेंटर है इसका प्रेशर रहता है हाई। एयर एट द सेंटर ऑफ एंटीसाइक्लोन इज फोर्स्ड अवे फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड रिप्लेस्ड बाय अ डाउनफॉल ब्लास्ट ऑफ एयर फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, ऊपर से हवा आती है और बाहर की तरफ जाएगी इसमें। ठीक है, as it cool, the rising air become more humid, leading to cloudiness and high humidity within the cyclone। अब जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी, आपको पता है भी जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी हवा ठंडी होती जाएगी ये, और किस में बदल जाएगी भाई, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी और रेनफॉल भी ज्यादा होगा। Air compress and heat up as it move downward, reducing humidity and leading to fewer cloud within the anticyclone। हवा बाहर की तरफ जाती है तो वो क्या करती है, ह्यूमिडिटी को कम करेगी, और बादल भी नहीं बनते हैं। तो ये डिफरेंस रहेगा जी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। एक चीज और याद रखना, एक वर्ड होता है आई। तो जो सेंटर होता है ना साइक्लोन का, सेंटर ऑफ साइक्लोन, उसे हम बोलते हैं आई। ये जो बिल्कुल उसके बीच का पार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉजेस। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, भी जब लंबे टाइम पीरियड में चेंज हो। ठीक है, भी एटलीस्ट 10 साल, मान लो भी कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसका एवरेज टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, और पिछले 10 सालों से उसका जो टेम्परेचर है वो हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस 2 या 3 सालों तक हुआ है, तो उसे क्लाइमेट चेंज नहीं बोलेंगे, भी एटलीस्ट 10 सालों तक चेंज होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, विंड वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी क्लाइमेट का एलिमेंट हो सकता है जो एटलीस्ट 10 सालों के लिए चेंज हो। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। ठीक है, अभी जो अपनों ने इंड्यूस किया है, और जो अब हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं वो अपनों ने ही इंड्यूस किया हुआ है। क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर and weather pattern. These shift may be natural, but since the 1800s, human activity have been the main driver of climate change, primarily due to burning of fossil fuel, which produce heat trapping gases। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म चेंज रहेगा, और अब अपने द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्यों है अभी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल वगैरह अपन जला रहे हैं, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, उसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब ये नेक्स्ट दो पॉइंट है, ये दोनों आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1988 में हुई थी। किसने की थी भाई? यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने। और सेकंड है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर। ये कब हुआ था लॉन्च? 2011 में आईसीआर के द्वारा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, और कब लॉन्च हुए थे वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है जी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। भी क्या क्या कारण है क्लाइमेट चेंज के? इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। भी जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं एटमॉस्फेयर में जाती हैं वो, और ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेंगी, ठीक है। इसकी बात अभी अपनों ने की थी, जिससे हीट ट्रैप हो जाती है, ठीक है। ब्लैंकेट की तरह काम करती है वो, हीट को बाहर नहीं जाने देगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। जंगलों को जब काटा जा रहा है तो अब आपको पता है जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज करते हैं, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओवर यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल वगैरह, इनका जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये भी कारण है क्लाइमेट चेंज का। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अब ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे क्या है भी पॉल्यूशन हो रहा है, और पॉल्यूशन से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, एरोसोल दैट रीच द एटमॉस्फेयर आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये जो कॉज है ये नेचुरल है, ठीक है। भी जब वॉल्केनो जब फटते हैं तो उससे जो एरोसोल हैं वो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये एरोसोल्स क्या करते हैं भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस कारण भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये कारण रहेंगे क्लाइमेट चेंज के, सारे याद होने चाहिए आपको। टी का फर्स्ट क्वेश्चन है विंड एंड एयर करंट, टाइप ऑफ विंड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो पहले देखो जी, विंड और एयर करंट में बेसिक सा डिफरेंस रहेगा। एयर दैट मूव हॉरिजेंटली अलोंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड, ठीक है। अब जो हवा हॉरिजेंटली मूव कर रही है उसे तो हम बोलेंगे विंड। वर्टिकल और नियरली वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज रेफर टू एज एयर करंट, ठीक है। एयर करंट हम किसको बोलते हैं भी? या तो वर्टिकल मूवमेंट होगी, एग्जैक्ट वर्टिकल, या नियर वर्टिकल, ठीक है। भी इस तरह से मूव कर रही है उसे हम बोलेंगे एयर करंट। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। विंड में तो रहेगा जी हॉरिजेंटल मूवमेंट, और एयर करंट के अंदर रहेगा वर्टिकल मूवमेंट। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है। तो पहला है ट्रेड विंड या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। अब ये जो डायग्राम है इसमें देखो, ये तो आ जाएगा इक्वेटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट है वो है 30 डिग्री नॉर्थ, इसके ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ, और इससे ऊपर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब सेम इधर है, ये इक्वेटर रहेगा, ये पॉइंट 30 डिग्री साउथ। अब इससे नीचे वाला पॉइंट है वो हो जाएगा 60 डिग्री साउथ, और इससे नीचे हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इधर साउथर्न हेमिस्फेयर है और ऊपर की तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये चलती हैं भाई 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है। भी यहाँ से जो इधर की तरफ आ रही है, और इधर से जो इधर जा रही है, इसे बोलते हैं अपन ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कैन बी डिफाइंड एज द विंड दैट ब्लो flows toward the equator from the northeast side in northern hemisphere और फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। भी साउथ ईस्ट तरफ से आएगी साउदर्न हेमिस्फेयर में, और किधर जाएगी? इक्वेटर की तरफ जाएगी, ठीक है। उस विंड को बोलेंगे ट्रेड विंड, बिटवीन अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब नेक्स्ट देखो जी, एंटी ट्रेड विंड या फिर वेस्टर्लीज। विंड दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड द ईस्ट इन मिडल लैटिट्यूड बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। भी जो 30 और 60 के बीच में चल रही है, ठीक है। जो ये हवा है ना, यहाँ 30 से लेके इस तरफ जा रही है जो, इसको हम बोलेंगे एंटी ट्रेड विंड। दोनों ही हेमिस्फेयर में चलती है ये भी, इसे बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। In both northern and southern hemisphere. In the northern hemisphere, these are predominantly from the southwest, and in southern hemisphere they are from the northwest. अब ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसमें तो ये हवा साउथ की तरफ से आ रही है ना, इधरली साइड वेस्ट है और नीचे वाली साइड है साउथ, तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है इसमें ये आ रही है नॉर्थ वेस्ट के रूप से, ठीक है।
तो ये कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं भी, जो नॉर्थ वेस्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में होगी, ऐसा नहीं है। जो नॉर्थ वेस्ट विंड है वो चलती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट है जी पोलर ईस्टर्लीज। द ईस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली आर लोकेटेड बिटवीन 60 एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ नॉर्थन एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। These are formed when cool air from the poles sink and move toward the equator. भी जब 90 से 60 की तरफ हवा आती है उसे हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। चौथा पार्ट रहेगा जी लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स में सी और लैंड ब्रिज आ जाएगी, और इसका अपनों ने डिस्कस कर लिया था अभी क्या होती है सी और लैंड ब्रिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोमेटेरियोलॉजी, इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रोमेटेरियोलॉजी इज स्टडी ऑफ वेदर एंड यूज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन टू इनहांस और एक्सपेंड एग्रीकल्चर क्रॉप और टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब मौसम का क्या इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पर, और कैसे हम इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसे बोलते हैं एग्रोमेटेरियोलॉजी। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, ठीक है, या फिर अपने बोल सकते हैं भी यूज क्या है एग्रीकल्चर में। पहला पॉइंट देखो, हेल्प्स इन प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। भी मौसम के हिसाब से ही अपने क्रॉप डिसाइड करते हैं ना। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है भी, प्रपोर्शन क्या है भी, कौन सी क्रॉप कितने एरिया पे ग्रो कर रहे हैं अपने, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। और क्रॉपिंग पैटर्न प्लस इसका जो मैनेजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अब अगर बारिश ज्यादा हो रही है, आपके पास फोरकास्टिंग है अभी बारिश ज्यादा होगी, तो उस केस में आप ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप लगा सकते हो। और अगर फोरकास्टिंग है ड्रॉट की, ठीक है, अभी सूखा पड़ेगा, तो उस केस में आप ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप लगाओगे। नेक्स्ट है जी सिलेक्टिंग ऑफ सोइंग डेट्स फॉर ऑप्टिमम क्रॉप यील्ड। भी सोइंग डेट को अपने डिसाइड कर सकते हैं भी बारिश कब होगी, उस हिसाब से आप सोइंग करोगे। नेक्स्ट है टू गो फॉर कोस्ट इफेक्टिव प्लॉइंग हैरोइंग एंड वीडिंग। अब एक चीज देखो भी, एक तो आपकी सॉइल है बिल्कुल ड्राई, और एक सॉइल है जिसमें बारिश हुई है, ठीक है, भी उसके अंदर मॉइस्चर है इनफ। अगर आप ड्राई सॉइल में हल चलाओगे टिलेज करोगे, ठीक है, तो एक तो मुश्किल होगी, और दूसरी बात है भी जो ट्रैक्टर है वो तंग भी ज्यादा होगा और फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा। और अगर सॉइल गीली है, ठीक है, गीली का मतलब ये नहीं है भी खड़े पानी में आप कर रहे हो, भी जब उसमें मॉइस्चर इनफ फर्टिलाइज के लिए, तो उस केस में भैया आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होगा। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ये। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग लॉसेस ऑफ अप्लाइड केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अप्लाइड केमिकल और फर्टिलाइजर का लॉस कैसे, जैसे मान लो आज आपने कोई पेस्टिसाइड डाला खेत में, और उसके घंटे बाद ही बारिश हो गई, तो वो जितना भी केमिकल था वो सारा वाश अवे हो जाएगा, सारा धुल जाएगा, वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा अपना। तो इस केस में लॉस हो गया ना उसका। और यही अगर आप फॉरकास्टिंग देखते भी आज बारिश होने के चांस हैं, तो आप पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन नहीं करते। नेक्स्ट है जी अवॉइड फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्प्रे व्हेन रेन इज फोरकास्ट। ये सेम ही बात है ऊपर वाली भी, जब बारिश की भविष्यवाणी है तो उस केस में आपको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं डालना है। जुडिशियस इरिगेशन टू क्रॉप्स, ठीक है, जुडिशियस का मतलब रहेगा भी जब सही में उसको जरूरत है। यही फर्टिलाइजर वाली बात है। जैसे मान लो आज आपने इरिगेशन दिया और कल बारिश हो गई, ठीक है, तो वो इरिगेशन वाला वाटर तो वेस्ट गया आपका। वही आप उसे स्टोर रखते और बारिश से काम चल जाता 5-7 दिन, ठीक है, तो जो इरिगेशन का पानी था वो बच जाता आपका। एफिशिएंट हार्वेस्टिंग ऑफ ऑल क्रॉप्स, ठीक है, एफिशिएंट हार्वेस्टिंग का मतलब है भाई अच्छे तरीके से, अगर मान लो आज आपने हार्वेस्टिंग की और उसके अगले दिन बारिश हो रही है, तो उस केस में आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अब पेस्ट और डिजीज का आपको पता होगा कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, पेस्ट का भी सेम ही कंसेप्ट रहता है भी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उस केस में जो डिजीज और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है वो ज्यादा रहेगा। अब आपको पता है भी इस सीजन में बारिश ज्यादा होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, तो उस केस में आप कंट्रोल मेजर पहले ही अपना लोगे। मैनेजिंग वेदर एबनॉर्मलिटी लाइक साइक्लोन हैवी रेनफॉल फ्लड्स ड्रॉट, दिस कैन बी अचीव्ड बाय वेदर फोरकास्टिंग। अब साइक्लोन से भी आप अपनी फसल को तो नहीं बचा सकते, बट खुद से बच सकते हो ना। जैसे मान लो फ्लड हो रही है, तो उस केस में भी चलो थोड़ा बहुत आप कंट्रोल मेजर अपना सकते हो, बट अगर ज्यादा चांसेस है फ्लड के, तो खुद बच सकते हो आप उस केस में, ठीक है। तो वो भी फोरकास्टिंग से ही पॉसिबल होता है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेदर फोरकास्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस।
अब जो वेदर फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस है वो सारे यही पॉइंट हो जाएंगे जो एग्रोमेटेरियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब वेदर फोरकास्ट का टाइप देख लो। फर्स्ट है नाउ कास्टिंग। This type of forecast is valid for 12 to 24 hours and issued for earthquake, hailstorm, typhoon and tornado, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी, 12 से 24 घंटे तक रहेगी। और किसके लिए इशू किया जाता है भी, जैसे मान लो कल भूकंप आने के चांस हैं या कल ओले आने के चांस हैं, उस केस में इशू किया जाता है ये। नेक्स्ट है जी शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट, और मैच द फॉलोइंग में भी ये आया था। 1 से 3 या 2 से 3 दिनों के लिए वैलिड होता है। Forecasting of weather for 2 to 3 days in advance is called short range weather forecasting. Next है जी medium range weather forecast. Forecasting of weather for 4 to 10 days in advance is termed as medium range forecasting, भी जो 4 से 10 दिनों के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी आज से जैसे मान लो भी आज तारीख है 14 जनवरी, ठीक है। तो 24 जनवरी तक जो फोरकास्टिंग की गई, ठीक है, 14 से बीच में, 14 से लेके 24 तक भी 16 को बारिश आने के चांस है, 17 को बारिश आने के चांस है, तो वो सारा मीडियम रेंज फोरकास्ट में आ जाएगा। और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट, फोरकास्टिंग ऑफ कमिंग वेदर फॉर मोर देन 10 days और ए मंथ और ए सीजन इन एडवांस इज कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। भी पूरे एक महीने का बता दिया जाए या पूरे सीजन का, जैसे 6 मंथ का बता दिया, तो वो हो जाएगी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना भी, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है ना, अभी लॉन्ग रेंज में अपने 1 महीने से लेके 6 महीने तक फोरकास्टिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। तो जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो होगा नाउ कास्टिंग वाला, और सबसे कम एक्यूरेट होगा लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है जी क्लाउड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लाउड की डेफिनेशन अपनों ने पहले भी देखी थी, एक और देख लो ये। क्लाउड फॉर्म व्हेन वाटर कंडेंस इन द स्काई, ठीक है, जब वाटर की कंडेंसेशन होती है वेपर की। क्लाउड आर विजिबल एक्यूमुलेशन ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल इन अर्थ एटमॉस्फेयर। भी अगर तो वो वार्म क्लाउड है फिर तो वाटर ड्रॉपलेट होगी, और अगर वो कोल्ड क्लाउड है तो आइस क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। अब जो क्लाउड का क्लासिफिकेशन है वो अपने किसके बेस पे करते हैं, उसकी हाइट के बेस पे करते हैं, ठीक है। पहला रहेगा हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड में 3 आएंगे, साइरस, साइरोस्ट्रेटस एंड साइरोक्यूमुलस, ठीक है। जो इनका बेस है उसकी हाइट रहेगी 20,000 फीट, भी कम से कम 20,000 फीट या फिर उससे ज्यादा, वो आ जाएंगे हाई क्लाउड्स। जो मीडियम क्लाउड्स हैं जी, उसकी हाइट रहेगी 6500 फीट से लेके 20,000 फीट तक, ठीक है। अब इसमें आएगा एल्टो क्यूमुलस, एल्टो स्ट्रेटस और निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो निम्बो स्ट्रेटस होते हैं ना, ये रेन बियरिंग क्लाउड है। कई बार पूछ लिया जाता है भी कौन सा जो क्लाउड है वो रेन बियरिंग है, तो जो निम्बो स्ट्रेटस है वो रेन बियरिंग क्लाउड है। अब नेक्स्ट है जी लो क्लाउड्स, जिनका जो बेस है वो 6500 फीट से कम है। पहला आ जाएगा स्ट्रेटोक्यूमुलस, दूसरा आ जाएगा स्ट्रेटस, फिर आ जाएगा क्यूमुलस, और फिर आ जाएगा क्यूमुलो निम्बुस, ठीक है। और ये जो क्यूमुलो निम्बुस है ना, ये एसोसिएटेड है थंडर क्लाउड या फिर हेल से, ठीक है। जब बिजली चमकती है या फिर जो ओले आते हैं वो किस क्लाउड से आते हैं, क्यूमुलो निम्बुस से। और जो समर रेनफॉल होता है वो भी इससे देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। वैसे तो ये सारों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें निडल ऑफ आइस है, अभी निडल लाइक अपीयरेंस है इसकी। और फिर अगर अपने इसमें देखें भी कॉलीफ्लावर और कॉटन शेप्ड है क्यूमुलस का, इतना डीप ऐसे नहीं आएगा आपके सेमेस्टर लेवल में, तो इतना याद रख लेना भी ये जो निम्बो स्टेटस है वो रेन बीरिंग है, और जो क्यूमुलो निम्बुस है उससे ओले पड़ते हैं, ठीक है, जो हेलस्टोन आते हैं या जो थंडर क्लाउड है। अब ये टर्म का मतलब देख लो, साइरो है कर्ल ऑफ एयर, स्ट्रेटो का मतलब है लेयर, क्यूमुलो का मतलब है हीप, एल्टो का मतलब है मिड, और निम्बो का मतलब है रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, वेदर मॉडिफिकेशन, आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वेदर मॉडिफिकेशन का मतलब रहेगा भाई हमने मौसम के अंदर कोई भी परिवर्तन किया, ठीक है, वो आ जाएगा वेदर मॉडिफिकेशन के अंदर।
Term weather modification mean any activity performed with the intention of producing artificial changes in composition, behavior और dynamics of the atmosphere. भी कोई भी हमने मौसम के अंदर परिवर्तन किया वो वेदर मॉडिफिकेशन के अंदर आएगा। और मेनली जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना वो किसके लिए करते हैं, बारिश के लिए ही करते हैं। तो कई बार इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, वेदर मॉडिफिकेशन और आर्टिफिशियल रेन मेकिंग को। अब ये जो आर्टिफिशियल रेन मेकिंग है, ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है अभी हम आर्टिफिशियली रेन करवा रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन मेकिंग इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू आर्टिफिशियली इंड्यूस और इंक्रीज प्रेसिपिटेशन यूजली टू स्टेव ऑफ ड्रॉट और द वाइडर ग्लोबल वार्मिंग, आल्सो नोन एज प्लूविकल्चर। भी जब हम आर्टिफिशियली बारिश करवा रहे हैं उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, और प्लूविकल्चर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट है जी क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है, भाई हम कोई भी केमिकल डाल रहे हैं क्लाउड में, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, रेनफॉल को इंक्रीज करना, ठीक है। भी कोई भी केमिकल डालोगे, जैसे हम कॉमन साल्ट यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं, ठीक है, ड्राई आइस यूज करते हैं, कोई भी केमिकल आप डाल रहे हैं क्लाउड के अंदर जिसका उद्देश्य है बारिश को बढ़ाना, उसे हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। Cloud seeding is defined as a process in which precipitation is increased by injecting artificial condensation nuclei through aircraft or suitable mechanism to induce rain from rain bearing cloud, ठीक है। या तो हम एयरक्राफ्ट के द्वारा कर सकते हैं जैसे आप फोटो में देख रहे हो, और या फिर हम करते हैं ग्राउंड बेस्ड स्प्रेयर से। तो या तो आप जहाज लेके ऊपर चले जाओ या फिर नीचे से स्प्रे कर दो, उसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वेदर मॉडिफिकेशन का मतलब रहेगा हम कोई भी चेंज कर रहे हैं मौसम के अंदर, और मेनली हम किसके लिए करते हैं, बारिश के लिए ही करते हैं। आर्टिफिशियल रेन मेकिंग पर्टिकुलरली बात हो रही है भी हम बारिश को इंक्रीज कर रहे हैं। और क्लाउड सीडिंग का मतलब रहेगा जब हम कोई केमिकल डालते हैं जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, बारिश करवाना, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। और ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अभी मेथड्स क्या क्या है आर्टिफिशियल रेन मेकिंग के, तो इसकी बात अपनों ने कर ली थी, सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड एंड सीडिंग ऑफ वार्म क्लाउड, ठीक है। कोल्ड क्लाउड की सीडिंग के लिए हम यूज करते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, जो CO2 जब सॉलिड रूप में है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा केमिकल है सिल्वर आयोडाइड। वार्म क्लाउड की सीडिंग के लिए हम यूज करते हैं वाटर ड्रॉप टेक्निक और कॉमन साल्ट टेक्निक, ठीक है भाई। या तो हम सिंपली वाटर डाल देंगे या फिर उस वाटर में जो कॉमन साल्ट को घोल के डालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टाइप ऑफ ड्रॉट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2020 में भी है और 2021 में भी है। अब ड्रॉट के टाइप क्या क्या है, फर्स्ट है मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट, व्हेन ड्राई वेदर पैटर्न डोमिनेंट एन एरिया, भी जब बारिश नहीं हो रही उसे हम बोलेंगे मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, व्हेन लो वाटर सप्लाई बिकम एविडेंट इन द वाटर सिस्टम, ठीक है, आपकी कोई नदी थी, कोई लेक थी, या कोई भी XYZ रिजर्वायर था, ठीक है, वो खाली हो गया या उसके अंदर पानी कम हो गया, तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, व्हेन क्रॉप बिकम अफेक्टेड बाय ड्रॉट, फिर जब ड्रॉट का इफेक्ट पड़ेगा क्रॉप्स के ऊपर उसे बोलेंगे एग्रीकल्चरल। सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट, व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ वेरियस कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट, भी जो सब्जियां प्रोड्यूस हो रही थी, कोई भी फ्रूट बन रहा था, ठीक है, ड्रॉट से वो चीज इफेक्ट होगी तो उसे सोशो इकोनॉमिक बोलेंगे। व्हेन नेचुरल इकोसिस्टम आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट, अब नेचुरल इकोसिस्टम जैसे मान लो यहाँ पे कोई रिवर थी, तो वो नदी जब सूख गई तो उसमें जितनी मछलियां थी वो सारी मर जाएंगी ना, तो इकोसिस्टम था जो एक्वा वो इफेक्ट हुआ, तो उसे बोलेंगे इकोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। अब इसका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये आपको पता ही है, भी जो क्रॉप्स हैं उनकी इल्ड कम हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी वो, और इनका प्राइस भी इंक्रीज होगा भी, अगर मान लो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही ना उनका। और उसके बाद अगर अपने बात करें तो लाइव स्टॉक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसका, भी जो पशुओं को खिलाने के लिए आप फॉडर ग्रो कर रहे हो, ठीक है, कोई आपने ज्वार लगाई है या मेज लगाई है, वो भी नहीं उग पाएगी अच्छे से, तो ये इफेक्ट रहेगा इसका एग्रीकल्चर पे। फिर है जी वेदर रिलेटेड एक्सट्रीम इवेंट एंड देयर मैनेजमेंट। अब पिछली बार क्वेश्चन इतना ही था भी जो वेदर के एक्सट्रीम इवेंट है उनका इफेक्ट क्या है,
और इस बार क्वेश्चन पूछा गया जो वेदर के एक्सट्रीम इवेंट है उनका अपन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट है ड्रॉट। ड्रॉट की अभी अपनों ने बात की है, अभी जब बारिश नहीं होती, सूखे की कंडीशन होती है। अब इसका मैनेजमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ मल्चस। मल्च क्या होती है, अभी कोई भी हम चीज यूज कर रहे हैं सरफेस को कवर करने के लिए, ठीक है। हम स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। भी जब अपने खेत में हम मल्च डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो इवापोरेशन के लॉसेस है ना वो कम हो जाएंगे। जो पानी भाप बन के उड़ रहा है वो कम उड़ेगा, तो उससे क्या है भी वाटर कंजर्व रहेगा सॉइल में, ठीक है। यूज ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट्स। एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को रोक देते हैं। अब पानी का नुकसान एक तो इवापोरेशन से हो रहा था और एक हो रहा था ट्रांसपिरेशन से। इवापोरेशन को रोकने के लिए हमने यूज किया मल्च, और ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए हमने यूज किया एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है भी, जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स है ना, इसको बिल्कुल इमरजेंसी में यूज करना है आपको, क्योंकि ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं ये इल्ड को भी कम करते हैं, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स करेंगे क्या, जो स्टोमेटा होता है ना पत्तियों पे, उसे क्लोज कर देंगे ताकि पानी भाप बन के ना उड़े। बट उसी स्टोमेटा से तो CO2 अंदर आ रही थी ना। अगर स्टोमेटा को बंद करेंगे तो वो CO2 भी अंदर नहीं आएगी, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है। बिल्कुल इमरजेंसी की कंडीशन में आपको एंटी ट्रांसपेरेंट यूज करना है। नेक्स्ट है जी ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी। भी जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो आपको वो लगानी है। मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। मॉइस्चर कंजर्वेशन, जैसे समर के अंदर आपने डीप टिलेज कर दी तो वो जितना भी थोड़ी बहुत बारिश हुई वो सारा कंजर्व हो जाए सॉइल के अंदर, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है भी जो बारिश हो रही है आप उसका पानी इकट्ठा कर रहे हो, उसे चाहे आप घर पे भी यूज कर सकते हो और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जी फ्लड। तो फ्लड होता है भी जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे आप देख सकते हो, उसे बोलते हैं फ्लड। ईयर्स इन विच एक्चुअल रेनफॉल इज अबव द नॉर्मल बाय ट्वाइस द मीन डेविएशन और मोर इज डिफाइंड एज ईयर ऑफ फ्लड, ठीक है। भी जब बारिश ज्यादा होती है उसे हम फ्लड बोलते हैं। और मैनेजमेंट कैसे, अभी प्लांटिंग वेजिटेशन, भी जहाँ पे वाटर की स्पीड ज्यादा रहेगी वहां पे आप पेड़ लगा सकते हो या फिर ग्रासेस लगा सकते हो, भी वाटर की स्पीड कम हो जाए। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, अगर यहाँ पे डैम बना होता, ठीक है, तो वो सारा पानी स्टोर हो जाता और ये जो विलेज डूबी है अभी वो विलेज नहीं डूबनी थी। फिर है टेरेसिंग। टेरेसिंग में क्या होता है, भी जो स्लोप है ना, जैसे मान लो इस तरह से कोई स्लोप थी, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेरेसेस में। अब इसमें देखो जो वाटर की स्पीड है वो फास्ट होगी, और इस टेरेस पे क्या होगा, पानी पहले यहाँ गिरेगा फिर रुक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम बंड भी क्रिएट कर देते हैं। फिर ऐसे आएगा, वाटर की स्पीड स्लो हो जाती है जिससे वो नुकसान कम करता है। अब नेक्स्ट है जी फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में देखो, वेदर कंडीशन व्हेन टेम्परेचर फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी इसी की बात की थी भी, फ्रॉस्ट में 0 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है। अब इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट इरिगेशन, ठीक है। हल्की सिंचाई करोगे तो उससे पाले से बच जाएंगी फसलें। स्मोक, धुआं कर सकते हो खेत के अंदर, ठीक है। अभी जब अपने को ठंड लगती है, अभी अपने भी आग जला के बैठते हैं ना, तो वही हम फसलों के साथ भी कर सकते हैं। फिर है स्प्रे 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड। भी जो H2SO4 होता है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। भी फ्रॉस्ट से बचाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, या पाले से बचाने के लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं पाले से बचाने के लिए। फिर है जी साइक्लोन। साइक्लोन की भी बात कर ली थी, और इसके मैनेजमेंट के लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। भी अगर साइक्लोन आ रहा है तो भी फोरकास्टिंग है उसकी, तो बंदा खुद साइड हो जाए। एग्रीकल्चर में हम इतना कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हीट वेव। तो हीट वेव में क्या होता है, गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। अब इससे बचाने के लिए आप विंड ब्रेक्स लगा सकते हो। विंड ब्रेक क्या होते हैं, जैसे मान लो इस साइड से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो आप क्या करोगे, प्लांट लगा देते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा भी, जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाएगी। कवरिंग स्मॉल प्लांट्स, जो छोटे प्लांट है उन्हें आप कवर कर सकते हो। इरिगेशन दे सकते हो, ठीक है, हीट वेव से बचाने के लिए। अब नेक्स्ट है कोल्ड वेव। तो कोल्ड वेव से बचाने के लिए वो सेम ही चीजें हैं, ये जो फ्रॉस्ट में अपनों ने अपनाई है ना, ये सेम चीजें इसमें है, और कवर वाला भी आ जाएगा कोल्ड वेव में, ठीक है।
दोनों ठंड से बचाने और गर्मी दोनों से बचाने के लिए हम प्लांट्स को कवर कर सकते हैं। और ये हो गया जी अपना पेपर कंप्लीट। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का हो, किसी के नोट्स ना मिलें, ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे उसे सॉल्व करने की। थैंक यू।